टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी थ्योरी समझें पहले। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको मैं आपको पहले यहां समझाता हूं, फिर हम आगे इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, समझेंगे। देखो, ये नीचे मान लो सघन माध्यम है और ऊपर है ये विरल माध्यम। सघन और विरल समझते हैं सभी। सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण, सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, ये हमें पता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, इतना हमको पता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए ये अविलंब से दूर हटा दूं, यहां पर ये हट गई अविलंब से दूर, ये आर हो गया। अब जैसे जैसे आई का मान बढ़ाएं, क्योंकि म्यू बराबर होता क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर अपन देखते हैं, या साइन है ना, ये अपन देखते हैं। तो ये साइन आई और साइन आर आपस में समानुपाती का संबंध रखते हैं। तो इसका मतलब आई अगर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो आई को अगर हम बढ़ाएं तो आर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक स्थिति में हम ये विलंब लिए और यहाँ पर आई का मान थोड़ा सा इस I1 से ज़्यादा कर दिया, I2 ग्रेटर देन I1, तो ये आर का मान और बढ़ जाएगा इधर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इस I का मान और बढ़ाएं, इस I का मान और बढ़ाएं तो इस R का भी बढ़ेगा। तो इस R का बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 90, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, यानी प्रकाश किरण इस पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, ठीक है। आपतित प्रकाश किरण जब सघन से कहाँ जा रही है, ये इधर नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है, तो जब ये अविलंब से 90 डिग्री का कोण बना ले, यानी पृष्ठ के समांतर हो जाए, तो उस स्थिति में इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण आईसी। आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण आईसी, ठीक है। तो अब इन पूरी बातों को मैं तीन सेंटेंस में कहता हूं। पहला सेंटेंस ये हुआ कि जब कभी भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। दूसरा, जब हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, यानी अविलंब से उसका कोण बढ़ेगा। तीसरा, जब अविलंब से कोण, अपवर्तित किरण का कोण अविलंब से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए, उस स्थिति में यह किरण पृष्ठ के समांतर हो जाती है। उस समय जितना आपतन कोण रहा होगा, जो भी आपतन कोण रहा होगा, उस कोण को कहेंगे क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। तो अब कोई पूछे क्रांतिक कोण क्या है, तो हम कहेंगे क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसमें हम संबंध भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये नीचे सघन माध्यम है, इसका वर्तनांक म्यू है, और इधर ऊपर वायु है, उसका वर्तनांक हम म्यू ए 1 मान लेते हैं, यानी प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। तो जब सघन से विरल में जाएगी और हम चाहें तो इसको हम म्यू 1 मान लें और इसको म्यू 2 मान लें, तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 म्यू 2 लिखेंगे, 1 से 2 में जा रही है। तो क्या लिखते हैं इधर बताओ, स्नेल का नियम। साइन कौन सा, 1 में जो कोण बन रहा है, 1 में कोण क्या बन रहा है, साइन आई सी, बटे 2 में कोण क्या बन रहा है, साइन आर। आर है कितना 90, तो यहाँ लिख दूँ मैं इसको 90, ठीक है। अब 1 म्यू 2 को तो ऐसा लिखेंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये सबको पता है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, बराबर साइन आई सी बटे साइन 90 1 होता है। अच्छा, म्यू 1 एयर है, एयर को अपन ने क्या लिख दिया, म्यू 1 ये रहा, म्यू 1 ये सघन माध्यम है जिसका वर्तनांक म्यू है, लेकिन म्यू 2 एयर है यानी 1, तो म्यू 2 की जगह 1 लिखूं और म्यू 1 की जगह क्या लिख दूं, सघन माध्यम का वर्तनांक। तो आप देख पा रहे हैं सूत्र बन गया हमारे पास कि
साइन आई सी बराबर 1/μ या म्यू बराबर 1/sin आई सी, एक ही बात है। तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध आ गया। 2020 में इसी पर आधारित क्वेश्चन आया था। म्यू वर्ग को इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दें। हमने क्या किया, इस आई से भी थोड़ा और बढ़ाया, इसका मान आई ग्रेटर देन आई सी कर दिया। बोलते हैं आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब परावर्तन होता है, किसी भी पृष्ठ से परावर्तन हो तो कुछ ना कुछ प्रकाश का अवशोषण जरूर होता है। वो लाइट रे का अवशोषण होगा और कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसमें ऐसा होता है कि इस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है लेकिन ऊर्जा की हानि ना बिल्कुल नहीं हो रही, जीरो हो रही। तो इसका मतलब कि यहां पर इंटेंसिटी यानी तीव्रता में कोई भी फर्क नहीं आता, इसलिए इसको हम पूर्ण शब्द जोड़ देते हैं यहां पर, परावर्तन। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो TIR पर क्या होना चाहिए कि I का मान ग्रेटर देन IC। तो यहां I जब ग्रेटर देन IC है तो I दोनों तरफ साइन कर दो, साइन I ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, साइन IC। तो साइन IC को लिखा मैंने 1/μ। तो I का मान कितना हुआ बताओ, I क्या हुआ, ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए फॉर TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन क्या होती है, I का मान ग्रेटर देन हो किससे, साइन इनवर्स 1/μ, या I ग्रेटर देन IC। क्लियर हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो ये समझ आ गया। अब लिख लें इसको अपन, ठीक है। तो इन शॉर्ट लिख लीजिए, ऐसे ही लिखो, थोड़े से शब्दों में मैं लिखवा देता हूं। लिखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह अविलंब से दूर हट जाता है। तो यह अविलंब से दूर हट जाता है। तो यह अविलंब से दूर हट जाता है और अविलंब से दूर हट जाता है। अगला पॉइंट लिखो, और आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। तो लेकिन वो चला गया होगा। चलो, क्या लिख लिया? हाँ, वो तो मैं दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कितना लिखा था? तीसरा पॉइंट, आपतन कोण के विशेष मान, अपवर्तन कोण नब्बे डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अगला पॉइंट, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो तो प्रकाश किरण का उसी सघन माध्यम में, प्रकाश किरण का उसी सघन माध्यम में, प्रकाश किरण का उसी सघन माध्यम में, प्रकाश किरण का उसी सघन माध्यम में क्या हो जाता है, बोलो? परावर्तन हो जाता है। उसी सघन माध्यम में परावर्तन हो जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया, पहला सेंटेंस ये था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। दूसरा, जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण भी क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए डिग्री हो जाता है। इस समय आपतन कोण को कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। अगला पॉइंट, अगर चलिए समझ गए, आगे बढ़ें। इसका डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं क्योंकि ये मिट गया था तो आप लोगों ने बना नहीं पाया होगा। 1 से 2 में गई है, ठीक है। प्रकाश किरण कहां से कहां गई है, 1 से 2 में गई है। चलो आ तो रहा है। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? आवाज तो आ रही है, आज क्या गड़बड़ हो रही है? क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई तो दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोगों के फोन वोन खराब होंगे। देखो इतना क्लियर हो गया। यहां से प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रही है, ठीक है। तो एक ये वाला माध्यम है और 2 दूसरा माध्यम है। तो यहाँ साइन 1 में कितना हो गया, साइन IC, यही होगा, बटे साइन R कितना हो गया बोलो, 90 डिग्री। तो 1 μ2 को क्या लिखते हो, μ2 अपॉन μ1 बराबर साइन IC बटे साइन 90 का मान 1। अब μ2 कितना है, वायु है तो 1 लिख देंगे। μ1 कितना है, म्यू है, कोई भी पदार्थ है, तो 1/μ इक्वल टू क्या आया, साइन आई। देखो एक वर्तन के लिए क्या कंडीशन थी, फॉर TIR के लिए मैंने बताया कि जो आपतन कोण है वो ये तो वही फिर से है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंडीशन फॉर TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। यानी जो आपतित किरण है वो किस में होना चाहिए, सघन माध्यम में होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, मैं लिख देता हूं, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। विरल से सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए कि सघन माध्यम में जो आपतन कोण बन रहा है उसका मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरा है सघन माध्यम में क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ? सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये इसकी 2 शर्तें हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना सभी ने? अब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आपतन ये TIR के अनुप्रयोग देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक
परावर्तन, इसके अनुप्रयोग। एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए इसके 4-5 एप्लीकेशन हैं, और वैसे तो बहुत जगह होते हैं लेकिन मुख्य मुख्य ये हैं। जैसे मिराज फॉर्मेशन, इसको मृग मारीचिका कहते हैं, मृग मारीचिका, ठीक है, मारीचिका, मारीचिका। रेगिस्तान में क्या होता है, ये जो गर्म इलाके होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पर जितने भी गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि दूर कहीं पर पानी का एहसास होता है। तो वहाँ पानी होता नहीं है लेकिन ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा लगता है सामने पानी है और कोई खजूर का पेड़ खड़ा हुआ है तो उसकी शैडो जैसे पानी में बनती है वैसी शैडो नीचे बन रही होती है, तो लगता है कि यहाँ पानी है। और मारीचिका के लिए आपको कहीं रेगिस्तान में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सड़कों पर भी कभी कभी दिखता है, जो हाईवे पर गर्मियों के दिनों में दिखता है। आप बस में आगे बैठ जाएं या बाइक पे जा रहे हो तो बहुत दूर जाकर के आपको ऐसा लगता है वहाँ पानी भरा हुआ है, रोड पर झिलमिलाता सा दिखता है। वहाँ जाने पर कुछ नहीं होता, फिर आगे और ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। तो ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो इसमें भी क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग इसको बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और कुछ कहते हैं कि ये मात्र अपवर्तन ही इसका कारण है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही लिखा है तो हम उसी को वही मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो दूसरी होती है लूमिंग। लूमिंग भी एक तरीके से ये ठंडे इलाकों में मारीचिका होती है। ये मारीचिका होती है गर्म इलाकों की, गर्म प्रदेशों की, और ये होती है ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में। ठंडे प्रदेशों में समुद्र में कोई जहाज चला जा रहा है, आप अगर उसको देखें समुद्र में, तो जहाज समुद्र में तो हो सकता है आपको एक बार को ना दिखे, लेकिन आप जैसे नज़र आसमान में उठाएंगे तो वही जहाज आसमान में दिखाई देगा। तो ऐसा लगेगा ऊपर हवा में यह जहाज इधर चल रहा है, जबकि होता वो पानी में है। तो इसको ठंडे प्रदेशों की मारीचिका कहते हैं, लूमिंग। एक होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, इसको कहते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। क्या होता है कि कई बार प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर मोड़ने की आवश्यकता होती है, और हम ये चाहते हैं कि ये प्रकाश किरणें मुड़ तो जाएं लेकिन उनकी तीव्रता में कोई फर्क नहीं आए। तो वहाँ पर मोड़ने के लिए हम दर्पण का इस्तेमाल नहीं करते, हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। एक और होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इनकी विशेषता ये होती है कि ये बहुत बाल के बराबर इनकी मोटाई होती है, अंदर से खोखले होते हैं, और इनमें एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाए तो इसके अंदर ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। इसके अंदर ही कई हजारों करोड़ों अरबों खरबों परावर्तन होते रहते हैं, जिनको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और उन पूर्ण आंतरिक परावर्तनों से दूसरे सिरे से प्रकाश किरण बाहर निकलती है। तो ये सिग्नल्स को भेजने के काम आता है, संकेतों को भेजने के काम आता है। पहले के ज़माने में या अभी भी कई जगहों पर जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो तार के थ्रू भेजे जाते थे। तो तार में फिर सिग्नल जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, विद्युतीय संकेतों में बदलते हैं। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को हमने इस माइक के थ्रू विद्युतीय संकेतों में बदल दिया और विद्युतीय संकेत को बूस्ट कर दिया, एम्पलीफायर से उसको प्रवर्धित कर दिया। अब ये प्रवर्धित सिग्नल्स जो हैं आप स्पीकर में दे दो या किसी और तरीके से किसी और जगह पर यहाँ से लंबे से तार लगा दो तो वहाँ तक वो चले जाएंगे। इनकी दिक्कत ये है कि ये सिग्नल धीरे धीरे वीक होते जाते हैं।
तो जगह जगह रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। रिपीटर्स मतलब जगह जगह पर बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं। जैसे एक जहाँ पर वीक हो रहे हैं वहाँ पर एक बूस्टर लगा दो तो फिर से वो मैग्नीफाई कर देगा उनको, मतलब फिर से उनको प्रवर्धित कर देगा। फिर आगे जहाँ वीक होने लगे वहाँ एक बूस्टर और लगा दो। तो ऐसे जगह जगह पर बहुत सारे बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं, तब जा कर के वो एक हमारा जो टारगेट है, गंतव्य स्थान है, वहाँ तक सिग्नल पहुँच पाते हैं। इनमें क्या विशेषता है ऑप्टिकल फाइबर में कि एक बार इन विद्युतीय संकेतों को अगर आप ऑप्टिकल सिग्नल में बदल दें, प्रकाशीय सिग्नलों में बदल दें, और वो प्रकाशीय सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डाल दें, तो कई किलोमीटर तक कैसे भी मुड़े हुए ये तार जा सकते हैं और जितने कोण पर हमने प्रकाश किरण को एंटर कराई थी उधर बाहर उतने ही कोण पर दूसरे एंड से निकलेगी, और बिना किसी सिग्नल के वीक हुए, बिना किसी सिग्नल का क्षय हुए। तो क्योंकि अंदर कौन सा परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जहां पर ऊर्जा हानि शून्य होती है, तो दूसरे सिरे पर हमें वही सिग्नल मिल जाते हैं जो हमने इसमें प्रवेश कराए थे। तो ये इसकी एक बहुत विशेषता होती है। तो फाइबर के थ्रू हम बिना किसी सिग्नल क्षय के, बिना किसी सिग्नल में हास के, ऊर्जा हास के, हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह कई लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। जो आजकल फाइबर के कनेक्शन आ रहे हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी है या जो है 100 Mbps की स्पीड है, नेट की स्पीड या इससे ज़्यादा की स्पीड है, वो इन्हीं फाइबर के थ्रू ही आ पाती है, इससे कम पर नहीं आ पाती। इससे कम की स्पीड जो है तार के थ्रू आती थी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया। फिर हम कहेंगे कि डायमंड का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है। कई बार देखा होगा कहीं जैसे कांच वांच टूट जाए तो जहाँ दरार पड़ जाती है वो भी दरार भी चमकने लगती है हीरे के समान। तो वहाँ वो दरार का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो मुख्य ये 5 हैं, ठीक है। आपके जो नीट या जेई का एग्ज़ाम है उसमें इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, तो सिंपल वो यही पूछेगा कि रेगिस्तान में मरीचिका या रोड पर पानी का एहसास होना किस कारण से होता है। तो वो 3-4 कारण दे देगा, हम कहेंगे उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको शब्दों में बना के भी कोई सिचुएशन दे सकता है कि हमें मान लो एक प्रकाश किरण है, उसको हमें बिना किसी ऊर्जा क्षय के इतने डिग्री पर मोड़ना है तो क्या उपयुक्त होगा। नया क्वेश्चन बना दिया, 4 बना दिए, उन्हें प्रिज्म के थ्रू मोड़ दो, दर्पण से मोड़ दो या और किसी से मोड़ दो, तो सही होगा प्रिज्म के थ्रू। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स, अब वैसे तो अपने को सिद्धांत समझ में आ गया। अब वो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सिचुएशन ऐसी करेगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं किसका क्वेश्चन है, लेकिन होगा वो ऑप्टिकल फाइबर का ही, है ना। उस शब्दों में लिखेगा, कुछ कहानी सी बनाएगा क्वेश्चन में कि एक पहले तार के थ्रू हम सिग्नल भेजते थे तो ऊर्जा हानि हो जाती थी, तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम प्रकाश या विद्युतीय सिग्नलों को प्रकाशीय सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजें तो हानि ना हो। 4 ऑप्शन दे दिए, तो वो प्रकाशिक तंतु ये हो जाएगा। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। सामान्य हीरा चमकता नहीं है, खदान से सीधे सीधे जो हम लाते हैं वो चमकता नहीं है, उसको तराशना पड़ता है, एक पर्टिकुलर एंगल पर उसमें कट लगाने पड़ते हैं, तब जा कर के वो उसके अंदर जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो फिर उसके अंदर ही अंदर मल्टीपल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं, कई पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं, उन आंतरिक परावर्तनों के कारण ही वो चमकती है, ठीक है, या हीरा चमकता है। तो एक ये तो हो गया। अब एक एक करके थोड़ी सी हम इसको, आपके नोट्स में भी ये सब लिखा होगा, तो एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ। वैसे ये सारा डिटेल में जो मैंने यहाँ लिए हैं ये सब डिटेल में नोट्स में है, मैं समझा देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझ लो। जैसे ये है यहाँ पर रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है, और ये रेगिस्तानी इलाका है, हॉट सरफेस है, गर्म यहाँ पर पृष्ठ है, गर्म वातावरण है,
ऊपर का वातावरण जो होगा वो सघन होता है क्योंकि ठंडा होता है। ठीक है, ये हॉट सरफेस है, हॉट सरफेस के ऊपर जो वातावरण होगा वो कैसा होगा, वातावरण होगा वो रेयरर होगा, रेयरर मतलब विरल होगा। ठीक है, और इसके और ऊपर जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होता है तो जो वातावरण है वो सघन होता जाता है। अगर ज़्यादा ताप होगा तो विरल होगा, ऐसे ही होगा। अब ये खजूर के पेड़ से या नारियल का पेड़ जो भी है, यहाँ से किरणें आ रही हैं ऐसी। जब ये नारियल के पेड़ से किरणें आती हैं नीचे की ओर, तो देख रहे हैं ऊपर सघन है और नीचे विरल है। तो सघन से किस में आएंगी, ये प्रकाश किरणें सघन से विरल में आएंगी। तो ये प्रकाश किरणें यहाँ हमने नॉर्मल बना लिया और ये सघन से विरल में आएंगी, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई, ये दूर हट गई थोड़ी, और इधर फिर सघन से विरल में आएंगी तो और दूर हट जाएंगी क्योंकि आपतन कोण बढ़ता जाएगा। एक स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी हो जाएगी जब प्रकाश किरण जो आपतित हो रही होंगी उनका कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में ये उसी माध्यम में वापस हो जाएंगी और ये मनुष्य की आँख पर यहाँ पर की तरफ जाएंगी, और वहाँ से हम तो सीधा देखते हैं, तो इन्हीं किरणों की डायरेक्शन में हम देखेंगे तो कहीं पीछे हमें इसकी इमेज यहाँ ठीक इसके नीचे बनती हुई दिखेगी। तो ऐसा लगेगा कि नीचे यहाँ कोई पानी वगैरह भरा हुआ है। ये इसका TIR NCERT कारण बताती है। कुछ लोग यहाँ पर केवल और केवल अपवर्तन बताते हैं और वो भी एक कारण होता है, लेकिन चूँकि हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं इसलिए अगर आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, तो अपने को आंसर TIR ही लगाना है इसमें। ठीक है, तो ये समझ गए TIR। अब अपवर्तन ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो लेयर्स हैं और इस पर्टिकुलर जगह पर प्रकाश किरणों का मुड़ना किसके कारण होता है, वेग में परिवर्तन के कारण। तो वेग में परिवर्तन चूंकि माध्यम चेंज हो रहा है इसलिए हो रहा है, और माध्यम चेंज हो रहा है इसलिए वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो प्रकाश किरणें एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरी माध्यम में जाने पर मुड़ रही हैं, और उस मुड़ने को ही क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इस जगह पर अगर बात करें, इसी जगह पर बात करें, तब वो कहते हैं कि मीडियम एक छोटे से स्थान में इतना चेंज नहीं हो सकता कि तुरंत ही कुछ घनत्वता फिर दूसरा घनत्व आ जाए, क्योंकि माध्यम तो क्या होता है, एक ही जगह पर परिवर्तित होता रहता है, और इसलिए उसका कारण क्या बताते हैं, अपवर्तन। लेकिन हम जो ध्यान रखेंगे वो TIR ही ध्यान रखेंगे। चलो, दूसरा है ये लूमिंग। कोल्ड प्लेसेस में लूमिंग होती है। आप देख रहे हैं ये नीचे समुद्र है, नीचे जहाज नहीं दिख रहा आपको, जहाज दिख रहा है आसमान में। तो ये इस तरह से आसमान में जहाज लटकता हुआ दिखता है, इसको कहते हैं लूमिंग। ठीक है, लूमिंग ठंडे प्रदेशों में ये होती है। और पहले जब लोग फिजिक्स नहीं जानते थे तो डर जाते थे, है ना, कि जा रहे हैं समुद्र में और ऊपर जो है समुद्र, ऊपर के ऊपर जो है हवा, जहाज ऊपर दिख रहा है। तो इसका कारण क्या है, देखिए लूमिंग का कारण, जैसे ये नीचे जहाज था, अब समुद्र में क्या होता है, जो रेगिस्तान है उसका उल्टा। रेगिस्तान में नीचे की सतह गर्म थी और ऊपर ठंडी थी, यानी नीचे का ताप ज़्यादा था तो माध्यम विरल था और ऊपर सघन था, और प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही थी। यहाँ पर जो सतह समुद्र के संपर्क में होती है उसका ताप कम होता है। अब ताप कम है तो घनत्व ज़्यादा होगा, और ऊपर घनत्व कम होगा, और जहाज नीचे है तो इस जहाज से किरणें ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी कि कैसी जाएंगी, सघन से विरल में जाएंगी। तो वो अविलंब से दूर हटेंगी और किसी एक जगह पर यहाँ आकर के वो उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा तब। तो जैसे ही वो वापस लौटी तो हम तो सीधे देखेंगे, तो हम जब सीधे देखेंगे तो ये इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर। तो जहाँ इमेज ऊपर बन रही होगी वही जहाज उसी जगह पर हमें ऐसा दिखेगा। तो इसको कहते हैं लूमिंग। ठंडे प्रदेशों में होती है, ये लूमिंग होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश किरण का मुड़ना, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म।
इसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर मुझे मोड़ना है, तो एक मैं ऐसा प्रिज्म लूँगा जिसके ये कोण, प्रिज्म कोण 45 डिग्री के हों। यहाँ से प्रकाश किरण को मैं ले जा रहा हूँ जिनको मोड़ना है, तो ये प्रकाश किरण आगे जाएगी इस जगह पर, इधर तो मुड़ेगी नहीं क्योंकि 90 डिग्री से एंटर कर रही है तो आगे मुड़ती नहीं है वो। इस जगह पर ये अवलंब है, तो ये सोचो ये कितना कोण होगा, ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा। यानी प्रकाश किरण इस AC सतह पर, AC मान लेते हैं, या इसको A है तो ये B है, ये C है, BC सतह पर 45 डिग्री पर आपतित हो रही है। जब ये किरण 45 डिग्री पर यहाँ आपतित हो रही है इस सतह पर, तो ये कांच और वायु का इंटरफेस है, कांच और वायु है, यहाँ पर कांच और वायु है, तो इसका मतलब कांच और वायु इंटरफेस के लिए हमने क्रांतिक कोण कितना, वो कितना पढ़ा था, ध्यान आ रहा है? अच्छा, अभी अपवर्तनांक पढ़े थे केवल, क्रांतिक कोण नहीं पढ़े, चलो उसको बता देता हूँ मैं। क्रांतिक कोण 42 के ये यहाँ पर 41.8 के आसपास होता है, तो ये कोण तो कितना है, 45 है, तो 45 तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया। अब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया तो ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में 45 डिग्री पर ही वापस आ जाएगी, तो ये 45 डिग्री पर ही मुड़ गई, जितने कोण पर आपतित हुई उतने कोण पर ही परावर्तित भी हुई, तो इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये प्रकाश किरण देखो 90 पर मुड़ गई, ऐसे ही यहाँ 90 पर यहाँ मुड़ी। तो इन किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ना, प्रकाश की किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ना इस प्रिज्म के द्वारा, जो कि प्रिज्म कोण कितने हों, 45 डिग्री के हों उनके, इस प्रिज्म को कहते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, पूर्ण आंतरिक परावर्तक या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं इसको। तो क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो वही है, यहां पर बता देता हूं मैं। दीज प्रिज्म आर मेड ऑफ ग्लास, ये प्रिज्म कांच के बने होते हैं, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, और क्रांतिक कोण इनका यहाँ 41.5 के आसपास या 41.8 के आसपास इस तरह से होता है। इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, यानी कि 90 डिग्री का एक कोण होता है और 45 के दो कोण होते हैं, इसको कहते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है, समद्विबाहु प्रिज्म। तो जब प्रकाश किरण इस BC सरफेस पर इस प्रकार से आपतित होती है, यानी कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, जो कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और ये प्रकाश किरणें 90 डिग्री पर टोटल मुड़ जाती हैं। ये सब हिंदी में आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाओ ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या होते हैं उनको समझ लें और आप नोट्स से एक बार घर पे देख लेना। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से, ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई भी एक खोखली नली होती है ऐसी, और इस खोखली नली का जो व्यास है वो 0.001 सेंटीमीटर का होता है। व्यास कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर, बहुत कम सेंटीमीटर का होता है, 0.0001 सेंटीमीटर, 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर वाली सतह का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है। इस अंदर वाली सतह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। इसमें देखें तो ये जो कांच की ऐसी नली सी दिख रही है अंदर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 और इसका जो व्यास होता है वो 0.0001 सेंटीमीटर होता है। इसके ऊपर इस ग्लास, ये एक्चुअली ये ग्लास टाइप की दिख रही है ना, ये बनी होती है किसकी, क्वार्ट्ज की। तो क्वार्ट्ज एक पदार्थ होता है, उसकी बनी होती है खोखली नली, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। इसके ऊपर ये जो खोल टाइप का देख रहे हैं आप, ये खोल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इससे भी कम होता है, और इसको हम 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं इसकी 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ की, ऊपर ये क्लैडिंग हो जाती है इसको कवर करने के लिए।
ठीक है। और इन सबको फिर हम एक पीवीसी के पाइप में या जो है उसके अंदर कवर कर देते हैं, प्लास्टिक कोटिंग कर देते हैं। तो ये बन गया ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो जैसे यहाँ से प्रवेश करिए प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करी, तो इसके ऊपर कौन सा माध्यम था, ये वाला कम अपवर्तनांक का था 1.5 का, यानी प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, अगर आपतन कोण कैसा हो जाए, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, तो इसका इसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और ये इसके मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे होते हैं, कई रिफ्लेक्शन होते हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रकाश किरण दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है। इसमें बीच में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो इस पूरी डिवाइस, इस पूरे जो ये डिवाइस दिख रहा है, इसको क्या कहते हो आप, इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, यानी प्रकाशिक तंतु। ठीक है, तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना आपके इस